दोस्तों, गोदी मीडिया के लिए पिछले कुछ दिन बहुत बुरे बीते हैं। कि ये मांगे जायज है कि नहीं है? गणित आप पास कर नहीं, नकल करके पास हो गए सारे चैनल वाले। गणित कैसे नहीं आता? 18 लाख करोड़। ऐसे मत कीजिए ना, ऐसे मत कीजिए ना। ये नफरती चिंटू सरकार के आगे आगे बोलने में माहिर हैं। कथित किसान, मैं किसान नहीं कहूंगा। किसान, छात्र या आम आदमी कोई भी सरकार से सवाल करना चाहे तो तुरंत ये कूद कर सरकार को सही, बाकी सभी को गलत बताने लगते हैं। और हैरानी देखिए कि सभी अपनी स्क्रिप्ट ऐसा लगता है जैसे बीजेपी हेडक्वार्टर से ही लिखवाते हैं। क्या ये आंदोलन इसलिए है क्योंकि मोदी का ग्राफ राम मंदिर की वजह से बढ़ गया है? मोदी के इस ग्राफ को नीचे लाना चाहते हैं। मोदी जी का ग्राफ नीचे गिराने के लिए, मोदी जी की लोकप्रियता कम करने के लिए ही किसान ये सब कर रहे हैं। जैसे देश में एक महामानव हैं और उनके पीछे सारी दुनिया पड़ी हुई है। और इस चिंटू को देखिए। दिल्ली आने का मकसद क्या? 95% लोग वोट कर रहे हैं, ये लोग हंगामा करने दिल्ली आना चाहते हैं। 94% लोग कह रहे हैं कि जिसको दिल्ली आना है आ जाए, लेकिन आएगा तो मोदी ही दिल्ली की कुर्सी पर। जाने कौन सा पोल करा रहा है जिसमें न संख्या पता है न वोट करने वाले। करीब 42,000 वोटर्स ने वोट किया है, तो ये कोई छोटी संख्या नहीं है। ये 42,000 वोटर्स के दम पर कह रहा है कि आएगा तो मोदी ही। इस महीने में 3 बड़ी घटनाएं हुई हैं जो चर्चा में हैं। पहला किसान आंदोलन, दूसरा इलेक्टोरल बॉन्ड का बैन होना, तीसरा यूपी में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट। तीनों घटनाएं सरकार के खिलाफ हैं और तीनों में ही गोदी मीडिया ने अपनी जबरदस्त वाली बेइज्जती कराई है। एक एक करके इन मुद्दों पर हम देखेंगे कि गोदी मीडिया की कवरेज किस हद तक लोकतंत्र के खिलाफ है और जनता की आवाज बनने के बजाय आज हमारा मीडिया सरकार की गोद में बैठा हुआ है, गोदी मीडिया बन चुका है। आप थकते क्यों नहीं हैं? जहां तहां भिड़ने की आदत से मजबूर गोदी मीडिया किसानों को फिर से गलत साबित करने पर जुट गई है। गोदी मीडिया की माने तो हमारे देश के किसान खालिस्तानी हैं, अपराधी हैं, गुंडे हैं, अराजक हैं। ये लोग मोदी जी को बदनाम करना चाहते हैं, असामाजिक तत्व हैं। ये बात वो आदमी कह रहा है जो खुद तिहाड़ी के नाम से मशहूर है। हो सकता है ये प्रदर्शनकारी किसान कहीं दिल्ली की सीमा में प्रवेश तो नहीं कर जाएंगे। आप देखिए किसान इस बार कैसी तैयारियों के साथ आए हैं। जेसीबी मशीन हमने आपको दिखाई हैं, पॉकलिन मशीनें दिखाई हैं जो कि सड़क को तोड़ सकती हैं, दीवारों को तोड़ सकती हैं और जो कंक्रीट की बैरिकेडिंग पुलिस ने की है उसे भी ये तोड़ सकते हैं। अमन चोपड़ा भी वही बात दोहरा रहा है कि मोदी का ग्राफ नीचे गिराने के लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। मतलब बॉर्डर पर ऐसे बंकर, बार बार कह रहे टक्कर हुई भयंकर, ऐसे बंकर बना दिए गए थे। ये सब तैयारी थी आज। हाथों में गंडासे, रॉड्स, लाठियां, डंडे, पत्थर। किसान। दुनिया में और भी देश हैं जहां के किसान सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ग्रीस, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, कई देशों के किसान मजबूती से अपनी बात रख रहे हैं। स्पेन की राजधानी में घूम रहे इन किसानों को तो कोई खालिस्तानी या गुंडे या अराजक नहीं कह रहा है, मगर अपने यहाँ मदर ऑफ डेमोक्रेसी के चरण चुंबक पत्रकारों के मुताबिक किसान एजेंडा चला रहे हैं मोदी जी को बदनाम करने के लिए। और समझ नहीं आता किसानों की मांगों से इतनी हैरानी क्यों हो रही है। इन मांगों को पूरा करने का वादा तो मोदी सरकार ने ही किया था और वादा पूरा नहीं किया तो किसान सरकार से सवाल करने आ गए। इसमें किसान कैसे गलत हैं? दरअसल जुमले फेंक कर भुला देने की आदत जो हो चली है सरकार, और जो कोई सरकार को उसके वादे याद दिला रहा है उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी इंडिया में बैन कर रही है सरकार। गोदी मीडिया तो कुछ बोल नहीं रहा है और आम जनता को कुछ बोलने नहीं दे रहे हैं मोदी जी। ऊपर से भाजपा की सांसद किरण खेर कह रही हैं कि जो बीजेपी को वोट ना दे उसको जूते मारने चाहिए। अगर दीप कॉम्प्लेक्स में एक भी बंदा मेरे को वोट ना डाले तो फिर बड़े लानत की बात है, जाकर छितर फेरने चाहिए उनको। आईटी सेल भी अपने काम पर लग गया है। पुराने वीडियोस जिनका किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है उनको शेयर किया जा रहा है किसानों को बदनाम करने के लिए। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन मीडिया का काम है खबरों को दिखाए बिना किसी का पक्ष लिए। लेकिन मीडिया इस वक्त सरकार की सबसे बड़ी समर्थक बन चुकी है। भले ही आम जनता के संवैधानिक अधिकार छीन लिए जाएं, फिर भी हमारा मीडिया बड़ी ही बेशर्मी से सरकार के गुण गाने में लगा हुआ है। ये टीवी वाले भाई, अब बताइए इससे बुरा क्या होगा कि एक नौजवान किसान की जान चली गई और गोली चलाने के आरोप हरियाणा पुलिस पर लगे हैं, लेकिन मजाल है कि कोई गोदी मीडिया वाला इस पर सरकार से सवाल पूछे। ऊपर से इस तरह दिखाया जा रहा है जैसे किसान अपना हक नहीं मांग रहे हैं बल्कि बाहर से आए कोई गुंडे मवाली हों। और भाषा का इस्तेमाल कितनी बारीक तरीके से कर रही हैं रूबिका लियाकत। फिर माहौल को नकारात्मक कौन बना रहा है? पंजाब में आंदोलन का नेतृत्व करने वाले किसान या फिर सड़कों पर डटे आंदोलनकारी या फिर कोई और? अमन चोपड़ा के इस वीडियो को देखिए और इसमें लिखे शब्द को पढ़िए। बॉर्डर पर बंकर,
टक्कर भयंकर। टक्कर हुई भयंकर है। ऐसा इसलिए लिखा गया ताकि आम जनता में यह संदेश जाए कि किसान लड़ाई झगड़ा करने आए हैं, जबकि इस चिंटू से पूछा जाना चाहिए कि अपने ही देश के अंदर बॉर्डर बनाए किसने, अपने ही देश के लोगों को देश की राजधानी में दाखिल होने से रोका किसने, आंसू गैस के गोले किसने दागे, किसने पुलिस और किसानों को आमने सामने किया। क्या ये उनका देश नहीं है? क्या इस देश में अब पत्रकारों को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, लोगों को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है? क्या ये देश अब तानाशाही से चलेगा? उससे भी जी नहीं भरा तो देखिए, खट्टर सरकार ने फरमान निकाला है कि प्रोटेस्ट करने वाले किसानों पर NSA रासुका के तहत कार्रवाई होगी। मतलब सरकार ने मान लिया है कि किसान नहीं, देश विरोधी तत्व हैं। और MSP और किसानों के हक की बात को प्रधानमंत्री मोदी जी भी करते आए हैं, लेकिन तब जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे। दूसरे की सरकार में ज्ञान देने वाले अपनी सरकार आते ही लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को देश में बैन कराने लगे हैं। और बहुत ही शर्म की बात है कि भारत प्रेस फ्रीडम के मामले में पिछले 10 सालों में सिर्फ गिरता चला गया है। और ये बात हंसने या टाल देने वाली नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जैसा मुल्क भी हमसे प्रेस फ्रीडम की रैंकिंग में आज ऊपर है। एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। इस गोबर मीडिया ने जब से चाटुकारिता शुरू की है तब से इसका अनुमान आप इससे लगाएं कि एज वी ऑल नो, NDA मतलब नो डेटा अवेलेबल। इनफैक्ट हर 10 साल पर होने वाला पॉपुलेशन सेंसस भी इस बार नहीं निकाला गया। न कोशिश करी गई बेरोजगारी दर को इवेल्युएट करने की, और फिर ऐसे में पॉवर्टी में कौन जी रहा है इसके लिए डेटा की क्या ही जरूरत है। मतलब सरकार ने अपनी हर नाकामी को छुपाने का बहुत अच्छा रास्ता खोज निकाला है, कोई डेटा ही ना पब्लिश करो, तब फिर कौन तुमसे सवाल कर पाएगा? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लेकिन अगर सरकार अपना काम ढंग से और ईमानदारी से नहीं कर रही है तो क्या मीडिया भी ना करे? शायद यही सोचकर आज तक वालों ने एक सर्वे करवाया, जिसका रिजल्ट आप भी सुनिए। संवेदनशील सवाल हमने देश के लोगों से पूछा, क्या वाकई हिंदू महिला से शादी करने के पीछे मुस्लिम पुरुष की लव जिहाद की सोच है? और 45% लोगों ने कहा कि वाकई लव जिहाद वाली सोच है, लेकिन साथ ही 40% लोगों ने यह भी कहा कि वो ऐसा नहीं मानते। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? मतलब देश के ऊपर 172 लाख करोड़ का कर्ज चढ़ गया है। देश में बेरोजगारी दर 8.5% पर पहुंच गई है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल सस्ता मिलने के बावजूद भारत के लोगों को उससे खूब टैक्स लगा कर दिया जा रहा है। लेकिन आज तक वालों ने इस पर भी बात नहीं करी, बल्कि लव जिहाद क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं इसे दिखाया। आप लोगों के लिए मुंह से एक लफ्ज निकलता है, तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के आ जाओ। खैर, आज हम इन चाटुकारों की पोल खोलने का काम करेंगे, लेकिन उससे पहले सब लोग एक बार साथ बोलकर शुरू करते हैं। मोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया। ऐसा भी नहीं कि इससे पहले इनकी बेइज्जती नहीं हुई थी। पिछली बार जब चित्रा जी किसानों के प्रोटेस्ट पर ग्राउंड कवरेज करने के लिए गई थी तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा था। दोस्तों, सबसे हैरानी की बात तो यही है कि जैसा हम सब जानते हैं कि पिछले हफ्ते और इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़े जजमेंट्स पास किए हैं। पहला जजमेंट है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बैन करना। इस खबर के बाद चिंटू एंकर्स में डर का माहौल। पूरा परिवार डरा हुआ यार। इस तरह नेगेटिव और ड्रामेटिक तरीके से जो फेक न्यूज़ कवर की जाती है उसका बुरा असर लोगों की मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि टीवी मत देखिए। सितंबर 2020 में प्यू रिसर्च सेंटर सर्वे की एक रिपोर्ट इस तरफ इशारा करती है कि जो लोग लगातार क्लिकबेट और ड्रामा से भरी हुई रिपोर्ट्स देखते हैं उनमें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी कि PTSD हो गया था। इससे बचने के लिए एक्सपर्ट्स ने कहा है कि हमें दिन भर फालतू की न्यूज़ देखने से बचना चाहिए और पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपको असफलताएं परेशान नहीं करती हैं, आप निराश नहीं होते हैं, ज़िंदगी में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाएं और कैसे पॉजिटिव सोचें, इस पर कई ग्रेट राइटर्स ने किताबें लिखी हैं। लेकिन अगर आपके पास किताबें पढ़ने का समय नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कुकू FM की पॉजिटिव थिंकिंग की ये ऑडियो बुक्स। यहाँ बहुत सारी ऐसी किताबों की ऑडियो बुक हैं जो आपकी सोच और ज़िंदगी को पॉजिटिव बनाने में आपकी मदद कर सकती हैं। इसमें पॉजिटिव थिंकिंग कैसे करें और पॉजिटिव थिंकिंग के फायदों के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताया गया है। अच्छी बात यह है कि इन ऑडियो बुक्स को एक बार में सुनने की जरूरत नहीं है। चैप्टर वाइज इसमें कंटेंट दिया गया है जिसे आप अपनी सहूलियत के हिसाब से सुन सकते हैं। कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो लिसनिंग प्लेटफॉर्म है जिसके पास 2.5 लाख से ज़्यादा पेड सब्सक्राइबर्स हैं।
सेल्फ हेल्प, पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस रिलेटेड कैटेगरी से जुड़े यहाँ 10,000 से ज़्यादा ऑडियो शो आपको मिलेंगे। और सबसे खास बात यह है कि पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर आपको 50% का ऑफ भी मिल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चेकआउट करते वक्त मेरा कोड RUP50 डालकर 50% का डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, वो ज़िंदगी में कहते हैं ना कि अक्सर ज़िंदगी में दिल पर पत्थर रखकर, अरमानों पर पानी फेर कर हकीकत को अपनाना पड़ता है। वही गोदी मीडिया हाउसेस के नफरतियों ने किया, जिसका जीता जागता नमूना तो हम सबके सामने है। जब बड़े दुख के साथ श्वेता जी ने ये न्यूज़ बताई। ये 16,518 करोड़ रुपए का अब तक गुप्त रहा चुनावी बॉन्ड का चंदा किसने दिया, सारी पहचान बताओ। ये तो फिर भी सह लेने वाली बात है, पर कमाल तो तब हुआ जब बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने खुद लाइव डिबेट में अपनी पार्टी का असली चेहरा साबित कर दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो फैसला आया वो भी बीजेपी के लिए झटका है। कैसे देखते हैं रोहन गुप्ता के इन आरोपों को कि हाँ वाकई लोकतंत्र की हत्या आप लोग कर रहे हैं? बिल्कुल। क्या बोला तूने? क्या वाकई लोकतंत्र की हत्या आप लोग कर रहे हैं? बिल्कुल। खैर, सुप्रीम कोर्ट का दूसरा फैसला तो गोदी एंकर्स को और परेशान करने वाला था। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्योंकि अनिल मसीह, जो मसीहा बनकर खुद को इंडिविजुअल समझकर वोटों से छेड़छाड़ करते हुए पकड़ा गया था, उसको सीजीआई ने फटकार लगाई। लेकिन सीजीआई से पहले गोदी मीडिया के एक चिंटू ने अनिल मसीह की इस हरकत को बिल्कुल सही बताया था। अरे हाँ, वही चिंटू, सुशांत सिन्हा। तो इसलिए इस वीडियो को टैंपरिंग का वीडियो कहना मुझे तो उचित नहीं लगता, क्योंकि अगर वो सिर्फ 8 कागज पर लिखते दिखते तब समझ में आता कि ये टैंपरिंग हो रही है। इसीलिए ये टैंपरिंग नहीं बल्कि चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा टाइप नजर आता है, जहां वो साइन करते होंगे या लिखते होंगे। तो इसलिए इस वीडियो से ये साबित तो नहीं होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद से वो न जाने इस मामले पर अभी तक क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। अरे चलो, माना हो सकता है कि आपसे गलती हो गई, लेकिन कम से कम अब उसकी माफी तो मांग लो, थोड़े तो ईमानदार बन जाओ। बात तो सही है। खैर, मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही मांग लिया, क्योंकि अगर ईमानदार होते तो शायद ऐसी नौबत आती ही नहीं। खैर, सीजीआई के इस फैसले की सारे गोदी चिंटू ने खूब सराहना की है। जी हाँ, सही सुना, सराहना की है। असंभव, असंभव। मुझे भी ये उनके मुंह से सुनकर हैरानी हुई थी, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि सराहना करने में क्या ही जाता है। अगर करना ही है तो जिसने खेल रचा है उसकी आलोचना करो, और उसको ये करने की हिम्मत जहाँ से मिली है उनसे सवाल करो। लेकिन अगर मोदी जी से इस पर सवाल कर लेंगे तो हो सकता है कि वो कहने लग जाएं, दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। जैसा हम सब जानते हैं कि किसान एमएसपी की लीगल गारंटी को मांग रहे हैं। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि सरकार उनसे सारी फसल खरीदे। वो चाहते हैं कि बस एक प्राइस सेट कर दिया जाए जिसके नीचे कोई भी उनसे उनकी फसल खरीद ना सके, ताकि उनको घाटा न हो। और इसके लिए वो एक एक्ट बनाने की बात कर रहे हैं ताकि उनके राइट्स को कोई एक्सप्लॉइट ना कर सके। लेकिन गोदी मीडिया उनको कुछ इस तरह से बदनाम करती रहती है कि एमएसपी गारंटी कानून है। सरकार ने 13 में से 10 मांगे मानी है, लेकिन जो मांग नहीं मानी है उसमें पहली मांग है एमएसपी गारंटी कानून। मांग मानी गई तो खर्च होगा 10 लाख करोड़। ये 40 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा इनकी 4 मांगों को पूरा करने। और देश का बजट कितना है बॉस? देश का कुल बजट है 45 लाख करोड़ रुपया। गणित आप पास करें, नकल करके पास हो गए सारे चैनल वाले। और सबसे घटिया चीज तो ये है कि गोदी मीडिया ने पिछली बार के किसान आंदोलन की तरह इस बार भी किसान आंदोलन में किसानों को देश विरोधी साबित करने की कोशिश लगातार कर रही है। और हद तो तब हो गई जब बीजेपी के एक नेता ने एक सिख IPS अफसर को खालिस्तानी तक बता दिया। मैंने पगड़ी पहना तो आप मुझे खालिस्तानी बोलेंगे क्योंकि मैंने पगड़ी पहना है? ये आप लोग की हिम्मत है? अगर पगड़ी पहना है तो वो खालिस्तानी है। ये आप लोग की औकात है? ये आप लोग बोल रहे हैं? ये आपका लेवल है? ये आप लोग का लेवल है? एक पुलिस ऑफिसर जिसने पगड़ी पहना है उसको आप खालिस्तानी बोल रहे हैं क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। कभी धर्म के नाम पर तो कभी जाति के आधार पर लोगों को बांटने वाली सरकार के इशारों पर ही गोबर मीडिया में जानबूझकर वैसी डिबेट्स होती हैं जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है, बल्कि डिबेट्स का सिर्फ एक पर्पस होता है कि समाज में नफरत फैलाना, लोगों के बीच दरार पैदा करना। उनको इसी काम के करने के पैसे दिए जा रहे हैं और वो नफरतियों की तरह टेलीप्रॉम्प्टर पर जो आ रहा है बोलने को रेडी हैं। एक मिनट के लिए हमारे देश की मीडिया से ध्यान हटा दीजिए और सोचिए कि यूएस में जहां पर इंटरव्यू में ही एंकर अपने प्रेसिडेंट से इतने टफ क्वेश्चंस पूछते हैं कि उनको भी पसीना आ जाता है,
Let me follow up with Mr. Trump if I can. You've talked about creating 25 million jobs, and you've promised to bring back millions of jobs for Americans. How are you going to bring back the industries that have left this country for cheaper labor overseas? How specifically are you going to tell American manufacturers that you have to come back? और इतना ही नहीं, और सुनिए. Our next segment is called Securing America. We want to start with a 21st century war happening every day in this country. Our institutions are under cyber attack, and our secrets are being stolen. So my question is, who's behind it, and how do we fight it? Secretary Clinton, this answer goes to you. यूएसए में तो कभी-कभी जर्नलिस्ट ऐसे सवाल पूछ लेते हैं कि उसकी वजह से मिनिस्टर्स डर से जाते हैं. इसे देखिए. They meddled, but I think China meddled too. But and why I think do you other say countries, China and meddled you want to too? know something? Why do you say China? Why don't you Let just me say ask the you. Russians meddled? Because I think China meddled also. And I think, frankly, China This is a amazing. bigger problem. You're diverting the whole Russian I'm thing. not doing You anything. are. I'm saying Russia, but I'm also saying China. I'm Say I did it, let's make a big I'm going to deal. run your answer, but you did it 4 times. United States, when I did my ban. How many people had died in the United States? Did you acknowledge that you didn't think Keep your voice down, please. Keep your voice. क्या इसे देखने के बाद आपको लगता है कि हमारे देश के जर्नलिस्ट ऐसे सवाल कभी पूछ पाएंगे? चलिए देख लेते हैं कि वो क्या सवाल पूछते हैं. अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट, उनकी जो वाइफ है वो आपके लिए चाय बना के आई. सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट हैं वो उनकी वाइफ आपको एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए ले गए. कोई सेंस है इस बात की? ये है हमारे देश के पत्रकार जो देश की हालत के ऊपर सवाल नहीं पूछते हैं, बल्कि बाहर क्या हो रहा है और बाहर सब कैसा चल रहा है, इस पर ज़्यादा सवाल करते हैं. ये सवाल करते नहीं बल्कि हम सब जानते हैं कि ये सवाल उनसे करवाए जाते हैं, क्योंकि ये सब पहले से स्क्रिप्टेड होता है. उन्हें क्या पूछना है फिर वो वही पूछते हैं जो उनके आका उनसे बता देते हैं. इन गैर जिम्मेदार पत्रकारों को देखकर मुझे संपत सरल की एक बहुत ही अच्छी बात याद आती है. सुनिए. तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है, मेरे हुजूर बड़ा जुर्म है बेखबरी. दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि हमारे देश में प्रेस फ्रीडम को ख़त्म करने में गोदी मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि जब से उसने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना शुरू किया है तब से असली मुद्दों पर बात होना बिल्कुल बंद हो गई है. दोस्तों, मीडिया की इम्पोर्टेंस एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि मीडिया का काम आप लोगों तक, आम नागरिकों तक उन बातों को पहुंचाना होता है जो सरकार छुपाना चाहती है, क्योंकि सरकार के फैसलों को क्रिटिकली देखना होता है ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा सके. लेकिन हमारी मीडिया, हमारे यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं वो आप देख ही रहे हैं. मैल्कम एक्स एक अमेरिकन रेवोल्यूशनरी थे जिन्होंने प्रेस को लेकर एक बहुत उम्दा बात कही थी. उनके हिसाब से द मीडिया इज़ द मोस्ट पावरफुल एंटिटी इन द वर्ल्ड बिकॉज इट हैज़ द पावर टू मेक द गिल्टी इनोसेंट एंड इनोसेंट द गिल्टी. यानी कि जो लोग शोषण कर रहे हैं उनको शोषित बता सकती है मीडिया, और जो शोषित हैं उनको शोषक बता सकती है मीडिया. और यही हमारे देश में हो रहा है. और शायद उनको भी ये बात समझ होगी जो सत्ता में बैठने वाले लोग हैं. तभी वो चाहते हैं कि हमेशा मीडिया उन्हीं के कंट्रोल में रहे ताकि वही दिखाया जाए जो वो चाहते हैं. लेकिन एक सच्चा पत्रकार कभी भी सरकार का प्यादा नहीं बनता, बल्कि वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है, और यही उसका समाज के प्रति कर्तव्य भी बनता है कि वो सच का हाथ कभी ना छोड़े. आज हमें सलाम करना चाहिए इंडिपेंडेंट मीडिया आउटलेट्स को जो सरकार को एक्सपोज करने पर लगी रहती हैं, और उन लोगों को जिन्होंने सरकार के आगे कभी भी अपने घुटने नहीं टेके, जनता को सही जानकारी दी, पूरी जानकारी दी, क्रिटिकल और साइंटिफिक थिंकिंग को बढ़ावा देते हैं. गोदी मीडिया वाले तो अपना काम कभी भी ईमानदारी से नहीं करने वाले हैं, लेकिन जो लोग कर रहे हैं हमें उनका साथ देना चाहिए और गोदी मीडिया वालों का बहिष्कार करना होगा. और इसलिए आइए एक बार फिर से हम साथ में बोलें, मोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया. ये जो खबर पहुंचा रहे हैं बिल्कुल गलत पहुंचा रहे हैं, बिल्कुल झूठी खबर पहुंचा रहे हैं, झूठी खबर पहुंचा रहे हैं. ये गोदी मीडिया है, ये रोटी खा के मोदी की बात करता है. तो दोस्तों, सरदार जी बिल्कुल सही कह रहे हैं. इन झूठी खबर पहुंचाने वालों का बायकॉट करिए, इनको मत देखिए. हम इस चैनल पर ऐसे ही इनको एक्सपोज करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे काम की बातें. काम की बात से याद आया कि कुकू FM के ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है. ज़रूर ट्राई करें. मेरे कोड से आपको 50% का ऑफ भी मिल जाएगा. तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में. नमस्कार.